जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का या एसएससी जीडी का, तो झा एग्ज़ाम पेज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप झा एग्ज़ाम पेज से जुड़िए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम कंटेंट देते हैं जिससे आप ग्रुप डी, एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं होगा। तो आप ज़रूर जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो में हम सूर्य वंश से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सूर्य राजवंश का आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन। यदि कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत लगता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको पढ़िए आप, सूर्य राजवंश। तो सूर्य साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी। याद रखेंगे, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जन्म बजवाड़ा, होशियारपुर में। याद रखेंगे, होशियारपुर, ये पंजाब राज्य में है। शेरशाह सूरी का जन्म बजवाड़ा, होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में। कब हुआ था? 1472 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फरीद खान। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। अगला है, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? शेर खान की उपाधि किसने दी? तो बहर खान लोहानी। याद रखेंगे, बहर खान लोहानी दक्षिण बिहार का सूबेदार था, उन्हें शेर खान की उपाधि दी थी फरीद खान को। शेर खान ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? याद रखेंगे, शेर खान ने शेरशाह की उपाधि चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध के बाद शेर खान क्या बन गया? शेरशाह बन गया। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1539। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया। अगला है, चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? ये फेमस युद्ध था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं हार जाता है और इसके बाद शेरशाह सूरी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, हुमायूं को हराता है। हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश करने वाला युद्ध कौन सा था? कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। याद रखेंगे, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। अगला है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान वंश कौन सा था? तो सूर वंश। याद रखेंगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान वंश कौन सा था? सूर वंश। तब पहला कौन था? तो लोदी वंश। याद रखेंगे, लोदी वंश पहला था। पहला था अफगान शासक जो बहलोल लोदी। याद रखेंगे, बहलोल लोदी, ये पहला था लोदी, बहलोल लोदी, जो पहला राजवंश था अफगान वंश का, जो दिल्ली पर शासन किया था, लोदी वंश। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में। शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर। शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। अगला है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में। 22 मई 1545 ईस्वी। शेरशाह की मृत्यु किस आग्नेयास्त्र को चलाते समय हुई थी? तो उक्का नाम का आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र मतलब तोप, उस समय के तोप, उसी को चलाते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उक्का नाम का। याद रखेंगे। मृत्यु के समय शेरशाह किस किले की घेराबंदी कर रहा था? तो कालिंजर का किला। याद रखेंगे, मृत्यु के समय शेरशाह सूरी कालिंजर के किला का घेराबंदी कर रहा था। कालिंजर का शासक उस समय कौन था? कालिंजर का शासक उस समय कौन था? तो कीरत सिंह। याद रखेंगे, कीरत सिंह। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, इस सबको देखिए। सासाराम का मकबरा किस प्रकार की झील के बीच में बना है? ये कृत्रिम झील है
इंसानों के द्वारा बनाया गया झील, इसके बीच में सासाराम में, इस झील के बीच में शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सड़क-ए-आज़म का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, याद रखेंगे। सड़क-ए-आज़म का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह द्वारा बनाई गई सबसे लंबी सड़क कहाँ से कहाँ तक है? सोनारगांव से पेशावर तक, याद रखेंगे। सोनारगांव बंगाल से पेशावर तक। अगला है, यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने कितने सरायों का निर्माण करवाया था? तो 1700 सराय का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। 1700 सराय का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया? सिकंदरी गज और सन की डंडी, याद रखेंगे। भूमि की माप के लिए उसने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतबाड़ी व्यवस्था थी, याद रखेंगे। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग कितना भाग लगान के रूप में लिया जाता था? शेरशाह के समय पैदावार का लगभग कितना भाग, उपज का लगभग कितना भाग लगान के रूप में लिया जाता था? लगान मतलब टैक्स के रूप में लिया जाता था। 1/3, 1/3 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। अगला है, किसानों को भूमि का अधिकार पत्र देने के लिए शेरशाह कौन सी प्रथा शुरू की थी? पट्टा प्रथा, याद रखेंगे। पट्टा प्रथा ने ज़मीन को पट्टा पर दिया जाता था। अगला है, किसानों द्वारा राज्य को लगान देने की स्वीकृति वाला पत्र क्या कहलाता था? कबूलियत, याद रखेंगे। कबूलियत, किसानों द्वारा राज्य को लगान देने की स्वीकृति वाला जो पत्र होता था उसको कबूलियत कहा जाता था। शेरशाह ने चांदी का जो नया सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता था? रुपया। शेरशाह ने चांदी का जो सिक्का चलाया उसे रुपया कहा जाता था। अगला है, शेरशाह द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्के को दाम कहा जाता था। शेरशाह के समय चांदी के रुपये और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात क्या था? एक्सचेंज रेट क्या था? 1:64, याद रखेंगे। 64 तांबे के दाम के बराबर 1 चांदी का सिक्का हुआ करता था। अगला है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, पुराना किला के अंदर किला-ए-कुनहा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी। ये पुराना किला दिल्ली में है। इसके अंदर, इस किले के अंदर एक मस्जिद बनवाया गया था जिसका नाम था किला-ए-कुनहा, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। रोहतासगढ़ का किला उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसने बनवाया था? यानी रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहा जाता था, शेरशाह सूरी के समय में पटना कहा जाता था उसे। आज भी पटना के नाम से ये प्रचलित है। अगला है, डाक प्रथा व्यवस्थित प्रचलन। डाक प्रथा का व्यवस्थित प्रचलन किस शासक के काल में हुआ था? शेरशाह सूरी। डाक प्रथा को व्यवस्थित रूप से प्रचलन में शेरशाह सूरी ने लाया था, याद रखेंगे। डाक प्रथा को व्यवस्थित किया था शेरशाह सूरी। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी। तो देखिए, ये किताब का नाम है पद्मावत, इसके रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत ही फेमस किताब। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे, मतलब शेरशाह सूरी के समय में मोहम्मद जायसी हुआ करते थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो शेरशाह सूरी के समय में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था, याद रखेंगे, स्वयं शेरशाह। अगला है, शेरशाह की सैन्य व्यवस्था में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किस पूर्ववर्ती सुल्तान की भांति थी? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था थी उसी का ये कॉपी था। अगला है,
घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को किसने पुनर्जीवित किया? शेरशाह सूरी ने। घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को शेरशाह सूरी ने प्रचलित किया था, पुनर्जीवित किया था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, उसका पुत्र जलाल खान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम कुछ और नए सवाल लेकर के आएंगे नए वीडियो में। हम टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आते हैं जो ग्रुप डी के बच्चों के लिए, एमटीएस के बच्चों के लिए, एसएससी जीडी के बच्चों के लिए बहुत ही फेमस है। तो आप सभी छात्रों से, आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं। और झा एग्ज़ाम पेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म, ईमानदारी के साथ आप यहाँ पर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो झा एग्ज़ाम पेज से जुड़िए। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक इसको पढ़िए, लिखिए और इस पर डिस्कशन कीजिए। धन्यवाद।